नमस्कार बच्चों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में बॉयलर से रिलेटेड जितने भी जेई टाइप का एग्जाम है, जेई टाइप के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो है बेसिकली फैक्ट बेस्ड ऑन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। फैक्ट बेस्ड ऑन मीन्स की जो ज़्यादातर आरआरबी जेई हो गए, एसएससी जेई हो गए या फिर और जेई लाइक एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका मैंने डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि जो एनसीएल फॉरमैन के लिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको बेस्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर वाटर एट प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक। तो देखिए कह रहा है कि वाटर एट बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट राइजेज स्लाइटली, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स मार्केटली। मीन्स क्या हुआ, अब देखिए क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए जाए कि ये टैब है, टैब में वाटर रखा हुआ है। पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये आपको समझना होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग इस पे जो प्रेशर, एयर के द्वारा जो प्रेशर जो लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर हुआ। अब कह रहा है क्या कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसके बीच मोलिक्यूल के बीच रेंडमनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेंडमनेस बढ़ जाएगा ना जी। तो मोलिक्यूल के बीच जो होगा रेंडमनेस बढ़ गया। रेंडमनेस बढ़ गया मतलब क्या, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे, इसको कन्वर्ट करना चाहे वेपर में, तो वेपर में रेंडमनेस ज़्यादा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। मतलब ये होगा इसके लिए हमको कम हीट की ज़रूरत पड़ेगा। जब कम एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, कम हीट का ज़रूरत पड़ेगा, ये जो आपका होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डिक्रीज करेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। फर्स्ट का आंसर कौन हो गया? ए हो गया। अगला कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ स्टीम। देखिए ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस पूछा जाता, सिर्फ एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस पूछा था, इसमें क्या होता है? डेल्टा क्यू जीरो होता है। रिवर्सिबल कह दिया है तो रिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है? इसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसी को नाम जानते हैं क्या? इसेंट्रोपिक। आपको पता होगा कि इसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है इसका जो एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट होता है। एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद द राइज ऑफ प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए अब आपको पता होगा कि इसका आंसर, इसका आपको पता होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। कि अगर हम पीएच डायग्राम बनाइएगा, पी प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम जब बनाएंगे, प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम बनाएंगे, आपको पता होगा कि प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम इस टाइप से होता है। ठीक है। कह रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, अगर मान लिया जाए कि ये जो प्रेशर यहाँ पे मान लिया कि P1 है, ठीक है, फिर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एच एफ जी, यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जैसे जैसे ही हम बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो देखिए ये बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब देखिएगा कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। इसका देखिए लाइन का लेंथ कितना हो रहा है? कम होते जा रहा है कि नहीं? एक टाइम पे ऐसा होगा कि इसका लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन जीरो हो जाएगा, कि तुरंत वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 kg ऑफ वेट स्टीम। ये आरआरबी जेई के में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का जो आरआरबी जेई का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 kg ऑफ वेट स्टीम कंटेन्स 0.15 kg ऑफ वाटर पार्टिकल। आपको पता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है बाबू? ड्राइनेस फ्रैक्शन जो हम निकालते हैं वो होता है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यही मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड ही तो होता है जो आपका, ये आपका वेट, वेट स्टीम कहलाता है। इसी को तो वेट स्टीम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको वेट स्टीम। अगर कह रहा है क्या कि आपको वाटर पार्टिकल दिया हुआ है 0.5 kg, तो हम निकाल देंगे कि वेपर कितना रहा होगा। तो 1 kg में से, 1 kg में से अगर आप
0.15 kg घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.85 kg। ठीक है, अब इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.85 बटे 1 kg, इतना हो जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। आपको पूछ रहा है किस में, तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में आपको 100 से क्या करना पड़ेगा बाबू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आंसर इसका हो जाएगा, 85%। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑन मॉइलर डायग्राम। मॉइलर डायग्राम किसको बोलते हैं, पीएच डायग्राम को बोलते हैं मॉइलर डायग्राम। तो पीएच डायग्राम पे जब आप बनाएंगे, ये अगर आपका पी प्रेशर है, अगर इधर आपको एंथैल्पी है, तो इसमें आपको बताया था कि इस टाइप से मॉइलर डायग्राम होता है। तो क्या कह रहा है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस, मॉइलर डायग्राम में थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एच कांस्टेंट हुआ। एच कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा, ये वर्टिकल होगा। एंथैल्पी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी चेंज नहीं कर रहा है, तो एंथैल्पी चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल। अगला कह रहा है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टीम या वाटर। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा छोटा जो एग्जाम जो होते हैं ना, जितने भी जेई वाले, उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर और प्रेशर पूछा जाता है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टीम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ वो, तो आपको प्रेशर के टर्म में आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कितना होता है, 374 करीब होता है। ठीक है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, अप्रोक्सीमेटली 374 डिग्री। अब कह रहा है क्या कि प्रेशर आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है, ये सब जो फैक्ट आपको याद रखना है। प्रेशर जो होता है वाइस 22.12 मेगा पास्कल। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको पता होना चाहिए कि 22.12 मेगा पास्कल जो मतलब कितना कितना बार हो गया, 221.2 बार हो गया। ठीक है, 221.2 बार हो गया। और आपको एक एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में क्या करता है ना कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिया जाता है प्रेशर, तो आप वहां पे कन्वर्ट करेंगे, वहां पे आपको याद अगर नहीं होगा तो गुना करते हुए भाग निकालते हुए आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको ये एक चीज याद रखना है, क्या चीज याद रखना है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू होता है 0.981 बार। ये वाला इक्विवेलेंट चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे अगर बार में, तो कितना होगा 0.981 बार। अब कैलकुलेशन करके हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे कि अगर हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो वीडियो चला जाएगा लंबा। हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है पूरा, तो ये चलते हम कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 1 kg बराबर 0.981 बार। मतलब अगर इसको हम 0.981 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर ये 221.2 बार के करीब आएगा, वो इसका आंसर होगा। तो देखिए 0.981 हो गया, 1 से कम, ऑलमोस्ट कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा 225.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्लैपेरॉन्स इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एवेलेटिंग। अब आपको तो पता होना चाहिए क्लैपेरॉन्स इक्वेशन होता क्या है। तो क्लैपेरॉन्स इक्वेशन कहता है कि dp by dt चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो देता है एच एफ जी डिवाइडेड कांस्टेंट होता है वी जी माइनस वी एफ, या इसको हम बोलते हैं वी जी माइनस वी, क्या हो गया वी एफ जी। एच एफ जी का मतलब क्या होता है, एच जी माइनस एच एफ। तो वी एफ जी क्या होता है, वी एफ जी जो हो गया इसको आप इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब क्या कर रहा है कि क्या इसको किस चीज के लिए यूज करें, या तो आपको इसका एंथैल्पी निकालने में करेंगे एच एफ जी, या फिर इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने में करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एंथैल्पी कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम नहीं होगा, एंट्रोपी नहीं होगा, एंट्रोपी यहाँ तो आपको कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर। इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है क्या ए डिवाइस यूज जनरेटिंग स्टीम। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वाटर से हम स्टीम कन्वर्ट करते हैं उसको हम कौन सा
चीज़ बोलते हैं उसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। तो इसका आंसर बॉयलर होना चाहिए। तो बॉयलर है नहीं, ये डी बॉयलर है। आपको कन्फ्यूजन के लिए डाल दिया है। फिर ई वाला नहीं, ये भी नहीं है, स्टीम इंजन भी नहीं है, और ये हो गया, तो आपको हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, ए बॉयलर इफ फर्नेस रीजन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। देखिए बॉयलर में बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें, पहला जो है वो होता है कि इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है, ठीक है, एक्सटर्नली फायर्ड होता है। अगर उसको हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नली होगा, अगर अंदर से करें तो इंटरनली होगा। देखिए पूरा बॉयलर का हम ये नहीं बता पाएंगे कि अगर पूरा बताएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा बॉयलर कितने टाइप का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है, आपको होता है फायर ट्यूब बॉयलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो होता है दूसरा एक और जो होता है वो होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसी से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर। अब इन ये जो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए क्या होता है कि बॉयलर में आपको एक फर्नेस के ऊपर एक ट्यूब लगा होता है, इस टाइप से आपको ट्यूब लगा रहेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द आपको किस टाइप का टाइप है बॉयलर का, उसके अकॉर्डिंग आपको इस टाइप से ट्यूब लगा होता है, ठीक है। अगर ये ट्यूब के अंदर से अगर ये ट्यूब के अंदर से गैस जा रहा है, मतलब कि आपको हीट गैस जा रहा है, हीट गैस इसके अंदर से जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर इसके अंदर से पानी जा रहा है और इसके चारों ओर अगर एयर का, मतलब आप कह सकते हैं हीटेड एयर है, या फिर हीटेड फ्यूल का, जो हम क्या होता है, कोयला को जलाते हैं, पोलराइजिंग कोल को हम जलाते हैं, तो उससे जो हीटेड वेव जो होता है, उससे अगर ये हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर कहेगा तो बॉयलर में जो आपका जो ये पाइप हो गया, पाइप के अंदर वाटर जाएगा, उसके चारों तरफ क्या रहेगा, हीटेड गैस रहेगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर, तो फायर ट्यूब बॉयलर में बाबू क्या होगा कि इसके अंदर फायर रहेगा, फायर मतलब कि आपको हीटेड गैस रहेगा, और इसके चारों तरफ वाटर होगा। वही बोल रहा है ये बॉयलर इफ फर्नेस रीजन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा, इसको कौन सी बोलेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा कौन, फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। चलिए आगे, अगला कह रहा है कि सेंट्रल स्टेशन स्टीम जनरेटर आर यूज्ड फॉर। तो सेंट्रल स्टीम ये जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के यूज किया जाता है। ये देखिए ये सब फैक्ट है, इसको याद रखना है, याद कर लेना है बस। न मैक्सिमम प्रेशर इन मिनिएचर बॉयलर, ये भी फैक्ट है। मिनिएचर बॉयलर मैक्सिमम जो प्रेशर जो होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है 6 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। करीब 9 करीब जो होता है आपको 6 to 8 बार करीब होता है, वही आप 6 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करीब होता है। आप कह रहा है कि अगर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स एंड सॉलिड इज रिड्यूस्ड डिजायर्ड लेवल, मतलब किसी वाटर में अगर ये सोल्यूबल साल्ट या सॉलिड कोई पार्टिकल है तो इसको हम किस मेथड से निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लो डाउन मेथड, इसको बोलते हैं ब्लो डाउन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग ये निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला द फ्यूजिबल प्लग इज सिचुएटेड। देखिए बॉयलर में क्या होता है कि एक फ्यूजिबल प्लग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है कि अगर ये ओवर हीटिंग कंडीशन में बॉयलर हो गया, मतलब इसमें अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये अपने आप पिघल जाएगा, और इसके अंदर से जितने भी जो आपको स्टीम रहेंगे वो निकल जाएंगे। तो ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूजिबल प्लग को लगाते हैं। तो फ्यूजिबल प्लग कहाँ होता है, तो फ्यूजिबल प्लग जो लगाया जाता है किसी बॉयलर में उसके क्राउन पे लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एट द क्राउन ऑफ द फर्नेस। सबसे ऊपर में क्राउन होता है, एट द क्राउन ऑफ द फर्नेस। स्टीम यूज्ड इन हाई प्रेशर टरबाइन मस्ट नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज। देखिए ये सब चीज क्या है, ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना है कि अगर हम हाई प्रेशर टरबाइन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो कितना
वाटर में इम्प्योरिटी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 ppm। 0.3 ppm, ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, 0.3 पार्ट पर मिलियन। अब बोला इंड्यूस्ड ड्राउट, ये ड्राफ्ट नहीं होगा, यहाँ ड्राउट। आपने पढ़ा होगा, अगर पावर प्लांट आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें तीन तरह का होता है। एक नेचुरल होता है, नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा होता है फोर्स्ड, फोर्स्ड ड्राउट होता है, और एक होता है जो आपको इंड्यूस्ड ड्राउट होता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए पहले। फोर्स्ड ड्राउट का मतलब क्या हुआ, देखिए इस ड्राउट का मतलब क्या हुआ। ड्राउट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। प्रेशर डिफरेंस, अगर दो बिंदु के बीच प्रेशर अगर डिफर होगा तो उसके बीच में किसी न किसी का फ्लो होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। तो क्या होता है कि फोर्स ड्रॉट से आपको पता चल ही रहा है कि इसको हम लोग जबरदस्ती एयर को फ्लो करवाएंगे। अगर देखिए हम बात करें बात करें अगर हम बॉयलर का, तो मान लीजिए देखिए ये मेरा बॉयलर हुआ, ठीक है। बॉयलर में ये फर्नेस हुआ, यहाँ से एयर जा रहा है, ठीक है। और इसका अपर पार्ट इस टाइप से है, ऊपर में हमको यहाँ पे आपको ड्रम रखा हुआ है जिसको हम बॉयलर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। ये फर्नेस हुआ, और यहाँ पे हम लोग आग लगा रहे हैं, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो अब हम लोग अगर इसको इसका फायर रेट को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा हवा का प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ब्लोअर लगाएंगे। यही ब्लोअर को हम कहेंगे फोर्स्ड ड्रॉट ब्लोअर। क्या कहेंगे, फोर्स्ड ड्रॉट ब्लोअर, फोर्स्ड ड्रॉट या फोर्स्ड ड्रॉट बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसके एयर इसके इसको बढ़ाना है, मतलब कि इसके गैस के वेलोसिटी को बढ़ाना है, इसके रेट को बढ़ाना है, तो हमको फोर्स्ड ड्रॉट के चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपको लगा रहता है, एक सुपर हीटर लगा होता है, सुपर हीटर से निकल करके इधर आपको टरबाइन में चला जाएगा, एक पोर्शन जो हो जाएगा निकल करके यहाँ पे आपको इकोनोमाइजर लगा होता है। ये इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का काम भी बता देंगे। इकोनोमाइजर के बाद इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको लगा होता है क्या, प्री हीटर। यहाँ पे क्या होता है, प्री हीटर। तो देखिए यहाँ से तो ये गैस जा रहा है, ये गैस निकल के कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में जाएगा। इकोनोमाइजर से कहाँ जाएगा, एयर प्री हीटर में जाएगा। और एयर प्री हीटर के बाद जो ये एयर प्री हीटर होता है, एक बार इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। एयर प्री हीटर के बाद ध्यान दीजिएगा, अब एयर प्री हीटर के बाद यहाँ से जो जाएगा, यहाँ के बाद ये चिमनी में जाएगा, ठीक है। ये चिमनी में जाएगा। अब चिमनी में क्या है कि अगर हमको यहाँ से इसका एयर को हाई स्पीड से खींचना है तो यहाँ पे इसका प्रेशर डिफरेंस कम होना चाहिए। जब प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कम होगा तब यहाँ से खींच पाएगा पूरा। तो यही चलते यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ड्राउट लगाते हैं। इंड्यूस्ड ड्राउट या इसी को ब्लोअर के भी नाम से जान लेते हैं, एयर ब्लोअर दोनों को नाम। ये इंड्यूस्ड ड्राउट, इंड्यूस्ड मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड ड्राउट क्या करता है कि प्रेशर को डिक्रीज करता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ प्रेशर कम रहेगा तो यहाँ से खींचेगा, ये इसके थ्रू चिमनी में जाएगा। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंड्यूस्ड ड्राउट को कहाँ पे लगाते हैं। तो याद रखिएगा इंड्यूस्ड ड्राउट कहाँ पे लगेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब वो कहाँ पे चाहिए, तो चिमनी के बगल में चाहिए। तो इंड्यूस्ड ड्राउट कहाँ पे लगाता है बाबू, चिमनी के बगल में। चलिए इतना समझ में आया होगा। तो वही कह रहा है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ऑफ फैन कहाँ यूज किया जाता है, एट द बेस ऑफ द चिमनी। इसके नीचे भी हम बताया था ना कि यहाँ पे चिमनी हो गया, ये चिमनी हो गया, ये चिमनी के बगल में। चलिए ये हो गया। अगला कह रहा है स्मोकलेस और कॉम्पैक्ट बॉयलर। देखिए ये सब जो चीज है याद करने वाला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद है या फिर इसका डायग्राम पता है तो बना देंगे, अगर आपको नहीं याद है, इसका डायग्राम नहीं पता है तो नहीं बनेगा। फिर से इससे आगे बढ़ने से पहले, इसको बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से मैं ये सब वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को, जो नए बच्चे हैं जो ज्वाइन किए हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये सिर्फ असिस्टेंट फोरमैन के एग्जाम के लिए नहीं है, आरआरबी जेई एग्जाम आपको नज़दीक है,
एसएससी जेईई एग्जाम नज़दीक है। तो आप जो भी बच्चे अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे आपको पता है, उसको क्या करना है कि लाइक करना है और शेयर करना है। आप लोग को इतना करना है, लाइक करना है और क्या करना है आपको, शेयर करना है। ठीक है, तो कारा स्मोकलेस कॉम्पैक्ट बॉयलर में 1 पास बॉयलर होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला कारा इन सुपर क्रिटिकल बॉयलर ऑफ द प्रेशर रेंज। देखिए सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि देखिए सुपर क्रिटिकल बॉयलर में मैंने बताया था अभी एंथैल्पी डायग्राम बना करके, पीएच डायग्राम बना करके, कि पीएच डायग्राम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एंथैल्पी इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो कौन सा प्रयोग होता है, वही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। जिस पॉइंट पे अगर डायरेक्टली ये वाटर से ये हीट में या फिर गैस में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसका बताए कितना प्रेशर होना चाहिए बाबू, 221.2 बार। टेम्परेचर कितना चाहिए, 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद कर लेना है, बार में याद करना है। अगर आपको बहुत बार क्या कहता है, आपको फंसाने के लिए बार को मेगा पास्कल में कर देगा। तो मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 बार जो होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इतना पता है। अब इसको जब करेंगे पास्कल में, मेगा पास्कल में, तो 6 आना चाहिए। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.1 मेगा पास्कल। ये मेगा पास्कल के टर्म में हो गया। ये आपको बार के टर्म में हो गया। कौन सा, ये क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम लिख सकते हैं पीसीआर, क्रिटिकल प्रेशर। अगर आप पहले बता चुके, अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आपको याद रखना है 225.65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 तरीका का आपको दे सकता है, मेगा पास्कल में दे सकता है, या फिर आपको बार में दे सकता है, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे सकता है। ठीक है, ये याद रहेगा ना, तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल जो आएंगे, जैसे मैथ बनाने के आएगा, तो वहां पे आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। क्यों आसानी हो जाएगा, ये देख के मार देंगे। अब कोई बच्चा को याद नहीं है और 225.65 को अगर ये कैलकुलेट कर रहा है कि हमको इसको कन्वर्ट करना, तो इसको तो टाइम जाएगा ना इसमें बाबू। ये सब टाइम बचाएगा जो आपको आगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें सोचने के लिए आपको टाइम बचेगा। तो आपको चांस हो जाता है उस केस में क्वेश्चन सही करने का चांस बढ़ जाता है। ये चलते जो फैक्ट जो है ना, आप मेमोराइज कर लीजिए। डेली जो चीज नहीं याद हो रहा है उसको एक पन्ने पे लिख लीजिए और डेली एक बार देखिए ताकि आपको याद रहे। अगर मेमोरी में रहेगा तो जो न्यूमेरिकल वाले आएंगे उस पर आप सोच सकेंगे। क्योंकि 90 मिनट का एग्जाम है, तो 90 मिनट के एग्जाम में आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 225 से 250 केजी पर सेंटीमीटर। क्यों क्यों कि मिनिमम कितना होता है, 225 होता है। क्रिटिकल प्रेशर के बाद होगा ना, तब ना होगा। ये सब तो नहीं होगा, ये सब तो क्रिटिकल प्रेशर नहीं है, ये हो जाएगा। अब होता है लैंकाशायर बॉयलर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉयलर है। मैंने बताया क्या कि 2 टाइप का बॉयलर बताया था, फायर ट्यूब, और दूसरा जो बताया था वो बताया था वाटर ट्यूब। तो फायर ट्यूब में 2 इंपॉर्टेंट बॉयलर है, वो लंकाशायर और दूसरा कॉर्निश बॉयलर। ये दोनों का से क्वेश्चन पूछा जाता है, लंकाशायर बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर। ये दोनों को समझिए, लंकाशायर बॉयलर होता कैसा है और कॉर्निश बॉयलर दोनों होता क्या है। आप देखिए बॉयलर से आपको इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जब आपको टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें आपको मेंशन किया हुआ है, उसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि लंकाशायर बॉयलर में इट्स स्पेसिफिकेशन, बॉयलर एंड इट्स स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका जितने भी डायमीटर कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये आपको मेमोराइज करना होगा बाबू। तभी से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता ही है। पूछ देगा लंकाशायर बॉयलर का लेंथ कितना होता है, पूछ देगा लंकाशायर बॉयलर का आपको डायमीटर कितना होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अभी हम लंकाशायर बॉयलर को आपको दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए ये है लंकाशायर बॉयलर, ये है आपको लंकाशायर बॉयलर। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, ये 2 गो जो है
ये दो पार्ट, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सॉरी, और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यही जो है एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको फ्यूल वाला, फ्यूल गैस का, जैसे यहाँ पे जो होगा, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे जो होगा, सॉरी फॉर, लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो आपको फ्लू के लिए यहाँ पे ही आपको आग लगाया जाए, ये जो है ना, दो इसमें कितने होंगे, दो होंगे फ्लू ट्यूब, दो होंगे फ्लू ट्यूब और तीन इसका पासेस होंगे। आपको इसको जब इंटरसेक्शन करके देखेंगे तो उसमें तीन पासेस होते हैं। तो लंका साइड में आपको ये जो हो गया, दो फ्लू ट्यूब हो गया और एक जो होगा। अब इसी में क्या होता है, इसमें आपको पूछता है क्या कि इसका डायमीटर, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो लंका साइड बॉयलर का जो डायमीटर होता है, लंका साइड बॉयलर का डायमीटर जो होता है, याद रखिएगा, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1.75 मीटर टू 2.75 मीटर। ठीक है, ये इसका डायमीटर हुआ। अगर लेंथ की बात करें लंका साइड बॉयलर का, अगर लेंथ की बात कीजिएगा, इसका जो लेंथ जो होता है वो करीब 7.2529 मीटर के करीब होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, अब क्या है कि ये इंटरनली फायर्ड, एक एक्सटर्नली। देखिए इसमें जो हम आग लगाएंगे, इसमें जो आग जो लगता है, ये जो आपको फ्यूल फ्लू ट्यूब जो इसके अंदर लगता है, जब इसके अंदर लग गया तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनली। ये कौन सा ट्यूब है, इंटरनली, इंटरनली फायर्ड। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ये क्या है, स्टेशनरी है कि मूवेबल है। तो आप देख के बता सकते हैं कि चारों तरफ से इसको फिक्स कर दिया गया है, इसको हम बोल देंगे स्टेशनरी टाइप का है। इसको हम ये एक जगह से दूसरे जगह पे लिए नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे इसको हम लगा दिए वहीं पे फिक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा स्टेशनरी। अब इसमें एक और पूछ सकता है कि आपको देखिएगा तो ये बताइए बाबू, इसको देखने से क्या लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है या वर्टिकल पोजीशन में। आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये जो रखा गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो ये किस टाइप का बॉयलर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो, हॉरिजॉन्टली। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ होगा और हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा, और क्लियर भी हो जाएगा अगर हर कंसेप्ट, उसके भी बताइएगा सर क्लियर हो गया। हमको खुशी मिलता है कि जब हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, अगर आपको सीख रहे हैं ना, और आपको रिजल्ट हो जाएगा ना, तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं वो कम से कम किसी न किसी एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका फोरमैन में ही हो जाए, किसी न किसी एग्जाम में, फोरमैन में हो जाए तो और अच्छी बात है, पहला एग्जाम निकाल दिया तो दूसरा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन इतना मेहनत कीजिए ताकि आप फोरमैन और जितने भी एग्जाम है आप क्लियर कर सकें। चलिए, तो इसमें बता दिए क्या कितने हो जाएंगे, तो टू, दो गो रहेगा फ्लू ट्यूब वाला और तीन गो रहेगा पास वाला। आगे चलते हैं, कहाँ थे, बैक चलते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि कितने लंका साहब बॉयलर में कितने पास बॉयलर हो गया, तो 3 पास बॉयलर हो गया। दो गो तो फ्लू ट्यूब वाला होता है, उसके पास एक और रहता है, ये हो गया 3 पास बॉयलर लंका साहब बॉयलर। ठीक है, लंका साहब बॉयलर का यहाँ पे मैं डिफिनेशन यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ये सब चीज़ जो है ना यहीं पे रहेगा, वीडियो में आप देख करके लिख लीजिएगा। ये सब स्पेसिफिकेशन पूछता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको लिख करके याद ही कर लेना, मेमोराइज कर लेना, इस टाइप का एग्जाम। हाँ, इसमें एक और पूछता है कि लंका साहब बॉयलर जो होता है ना, लंका साहब बॉयलर मैक्सिमम कितना प्रेशर ये करता है, वर्किंग प्रेशर कितना होता है, 16 बार के करीब होता है। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो होता है, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो होता है कितना होगा, 16 बार के करीब होता है। और इसका जो इफिशियंसी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका इफिशियंसी डिपेंड करता है कि किस टाइप का, बहुत सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वाटर पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे इसका हीटिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो हीटिंग इसका जो मेनली जो होता है 50 to 70% के करीब होता है। ठीक है, 50 to 70% के करीब होता है। और इतना इससे ही पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे बता दिए, इसका डायमीटर 1.75 मीटर टू 2.75 मीटर, लेंथ कितना होता है लंका शहर का, 7.259 मीटर। इसमें कितने फ्लू ट्यूब होते हैं,
तो एक और एक 2 फ्लू ट्यूब होते हैं, 2 फ्लू ट्यूब होते हैं, कितना, तो 2 फ्लू ट्यूब हो गया। कितने पास होते हैं, तो 3 पास हो गया। और कितने ये इंटरनली है कि एक्सटर्नली फायर्ड है, इंटरनली फायर्ड है। स्टेशनरी है कि मूवेबल है, तो स्टेशनरी है। हॉरिजॉन्टल रहता है कि वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। मैक्सिमम प्रेशर कितना है, तो 16 बार के करीब होगा मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। इफिशियंसी कितना होगा, तो 50 से 70% के बीच में होगा। और एक और पूछता है कि इसका कितना केजी टन निकालता है, तो 9 टन पर आवर ये स्टीम का प्रोडक्शन करता है। 9 टन पर आवर स्टीम का प्रोडक्शन करता है। ये आपको लैंकाशायर बॉयलर से हो गया। अब इसी का फायर टिप बॉयलर में एक और बॉयलर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निश बॉयलर। ठीक है, कॉर्निश बॉयलर देखिए, ये है कॉर्निश बॉयलर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्निश। ये है कॉर्निश बॉयलर। देखिए, कॉर्निश बॉयलर और लैंकाशायर बॉयलर में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू कि एक ही गो फ्लू ट्यूब है। केगो है, एगो फ्लू ट्यूब है, बाकी और सब सेम होता है इसमें। इसमें एक फ्लू ट्यूब है, जहाँ पे वहाँ पे 2 फ्लू ट्यूब गैस होता था, यहाँ पे एक फ्लू ट्यूब है। और इसमें क्या है, इसका लेंथ और अथी की बात करें, तो इसका डायमीटर की बात करें, इसका नाम क्या है, कॉर्निश। कॉर्निश में यहाँ लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। डायमीटर की बात करें, तो इसका जो डायमीटर का जो होता है, वो होता है 1 to 2 मीटर। ये कह सकते हैं कि लंकासायर बॉयलर से छोटा होता है डायमीटर में। लेंथ जो होता है, इसका लेंथ भी जो होता है, वो लंकासायर बॉयलर से जो होता है वो कम होता है। 5 to 7.5 मीटर के करीब इसका लेंथ होता है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी जो होगा उससे कम होगा। ठीक है, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये भी क्या है, स्टेशनरी है। देखिए दोनों साइड से ब्रिक वाल से इसको फिक्स कर दिया गया, ब्रिक वाल से फिक्स कर दिया है, तो मूव तो करेगा नहीं, तो ये हो गया स्टेशनरी हो गया। अब ये भी क्या है, स्टेशनरी हो गया। अब इसमें भी इंटरनली फायर्ड है, तो ये भी इंटरनली फायर्ड है। इतना आई थिंक सब बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होते जा रहा है, हमको शाबाशी दे दें। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ये हो गया लंका सर। बोला द बॉयलर नोन एज अ स्मॉल स्टीम जेनी इज यूज। देखिए ये फैक्ट है, द स्मॉल स्टीम जेनी यूज को हम करते हैं, जो स्प्रे पेंटिंग होता है ना, उसमें हम लोग स्मॉल टीनी जेनी टाइप का बॉयलर का यूज करते हैं। अगला जो है, इफ स्टील बॉयलर इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ये भी आपको याद रखना है। अगर किसी स्टील बॉयलर को सही तरीका से इंस्टॉल करके रखा जाए, देख रेख में रखा जाए, तो उसका एवरेज लाइफ जो होता है वो करीब 20 साल के होता है। कितना होता है, 20 ईयर्स का होता है। अब कह रहा है कि टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कोल कितना जरूर होता है, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको 1.6 kg, 1 kg हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बेब कॉक एंड बिल कॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूब्स आर इनक्लाइन। देखिए ये जो है ना, इसका टाइप है तो वाटर ट्यूब बॉयलर का टाइप, वाटर ट्यूब बॉयलर। इसका बहुत सा एग्जाम्पल है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा बॉयलर है जो आपको वाटर ट्यूब बॉयलर है, और कौन सा बॉयलर है जो फायर ट्यूब बॉयलर है। जिसका और एग्जाम्पल हम आपको बोल देते हैं कि कौन कौन है, एक बार याद कर लीजिएगा। लोफलर, लोफलर बॉयलर। एक और जो है इसका एरो बॉयलर। ये सब पूछा जाता है, याद है रखना है इसको, ये सब फैक्ट्स है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगला जो होता है लैमेंट बॉयलर होता है। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है आपको बेबकॉक और बिलकॉक्स हो गया। एलिमेंट बता दीजिएगा। एक होता है बेंसन बॉयलर, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंसन बॉयलर। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस सब को नेट पे एक बार सर्च मार के देखना है कि कैसा कैसा होता है, खाली इसका बस खाली देख लेना है। और ये आपको याद रखना है कि फायर ट्यूब में कौन कौन, फायर ट्यूब में लंकाशायर, कॉर्निश, और वाटर ट्यूब में कौन कौन, तो ये हो जाएगा लोफलर, एरो, लेमंड और बेंसन। बेंसन बॉयलर से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक बार आप नेट पे सर्च मार के देखना, क्योंकि अगर हम बस सब चीज बताते चले गए ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि आप लोग देखते नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो मैं वीडियो लंबा करके बना सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा का, हर एक चीज को डिटेल में बता सकता हूँ।
लेकिन आपको देखना होगा, ये नहीं कि इसे स्वाइप करके चले गए। मैं यहाँ देखता हूँ कि कितना एवरेज वॉचिंग आवर है, तो 3 मिनट 5 मिनट्स, कोई मतलब ही नहीं होता उतना मेहनत करके हम वीडियो बनाएं, आप देखे ही नहीं। तो बोल रहा है कि बेवकॉक्स एंड बिलॉक्स बॉयलर में ट्यूब कितने इंक्लाइंड होता है। देखिए इसमें इंक्लाइंड होता है, ये इसका देखिए, ये जो ट्यूब है, यहाँ पर आपको ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, ये इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है कि कितना एंगल पे इंक्लाइंड होता है। ये हुआ बॉयलर का ड्रम हो गया, ठीक है, बॉयलर का ड्रम हो गया, ये स्टीम, ये ट्यूब हो गया। तो ये जो एंगल जो होता है वो 10 से 15 डिग्री के करीब में होता है। तो इसमें 10 to 15 डिग्री, तो इसमें आंसर देखते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये आता है। इकोनोमाइजर इज यूज, मैं बताया था इकोनोमाइजर कहाँ, मैंने बताया था कि ये बॉयलर हो गया, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल करके जो गैस है, जो है हीटेड गैस जो है, यहाँ पे इकोनोमाइजर है, यहाँ पे एयर फ्री हीटर है, तो यहाँ से निकल के जा रहा है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसके इकोनोमाइजर का यूज करते हैं वाटर को हीट करने के लिए, प्री हीटिंग ऑफ फीड वाटर, प्री हीटिंग ऑफ फीड वाटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्री हीटिंग ऑफ एयर की बात करें तो हम लोग कहाँ करेंगे, एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर में यूज करते हैं। अब कह रहा है कि द हॉर्स पावर ऑफ द बॉयलर जो होता है मैक्सिमम प्रेशर एट विच, नहीं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर पूछ रहा है, एचपी पूछ रहा है, एचपी तो जनरेशन होगा ना, रेट ऑफ जनरेटर ऑफ द स्टीम जो होगा, ये हॉर्स पावर ऑफ द बॉयलर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला जो है द फंक्शन ऑफ फ्यूजल प्लग है। मैं बताया था फ्यूजल प्लग का क्यों यूज किया जाता है, तो मैंने बताया कि फ्यूजल प्लग को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ बॉयलर ऑफ ओवर हीटिंग। ये क्वेश्चन पहले मैं समझाया फ्यूजल प्लग, उसी से मैं बता दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ बॉयलर अगेंस्ट ओवर हीटिंग। ठीक है, अगला कह रहा है कि द लंकाशायर बॉयलर इज द नंबर ऑफ फ्यूल ट्यूब्स, मैंने बता दिया कि है, दो है, तो 2 फ्यूल ट्यूब्स होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सुपर हीटर, मैंने बताया सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर क्या करता है कि जो आपको सेचुरेशन टेम्परेचर पर जो स्टीम होता है उसको ऊपर हीट करता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम ऑफ सेचुरेशन टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, मैंने बताया कि फायर ट्यूब मैक्सिमम जो होता है 16 बार पे काम करता है। 16 बार का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.981 बार। ठीक है, तो 16 बार के करीब कितना हो जाएगा, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लमसम यही होगा आंसर, इसका हो जाएगा सी। का स्टीम इंजन हैविंग 275 आरपीएम इज टर्म्ड एज, देखिए स्टीम इंजन को स्पीड बेस पे 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक हाई स्पीड इंजन होता है, हाई स्पीड इंजन होता है, मीडियम स्पीड इंजन होता है, और एक जो होता है आपको लो स्पीड होता है। अब क्या क्राइटेरिया है, कितना स्पीड होने पे, अगर हाई स्पीड में अगर 275 आरपीएम, या कह सकते हैं 250 आरपीएम, मान 250 आरपीएम यहाँ लिखिए, 250 आरपीएम से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 250 आरपीएम से ज़्यादा है, तो आपका ये हाई स्पीड में आएगा। मीडियम स्पीड में क्या होता है, मीडियम स्पीड में अगर ये 100 से अगर 250 के बीच में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको, अब 100 से नीचे जो हो जाएगा वो लो स्पीड हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाई स्पीड आरपीएम। ठीक है, अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन, अगर स्टीम इंजन को इसके बेसिस पे कर रहे हैं तो ये कौन सी हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सिलेंडर, इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन ऑफ सिलेंडर। ये हो गया स्पीड पे डिवीजन, 3 तरह के, हाई मीडियम लो। अगर ये जो हो जाएगा, अगर सिलेंडर का जो पोजीशन होगा, अगर हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये हो जाएगा इसका पोजीशन ऑफ सिलेंडर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में और वीडियो, लंबा वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसी टाइप से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवा दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे, चाहे वो आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका फॉरमैन का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 70 में टारगेट कीजिए 63, 70 में 63 से एबव लाना है, तब रिजल्ट होगा। चलिए इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूं, और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।